दर्शकों, कैंसर जिंदगी के लिए घातक है, पर क्या आप जानते हैं कि उससे भी घातक बात क्या है? कि कुछ लोग इसे जिंदगी का अंत समझ बैठे हैं क्योंकि उनके अंदर कैंसर की इतनी दहशत है। पर हमने भी छेड़ी कैंसर के खिलाफ एक मुहिम, ताकि आप कैंसर से ना सिर्फ निजात पा सकें, इसकी दहशत से बाहर आ सकें, बल्कि आप जी सकें एक स्वस्थ जीवन। और वो जाने माने शख्सियत हैं नाड़ी एक्सपर्ट वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी। वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य आयुर्वेद जगत का एक जाना माना नाम, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आयुर्वेद का गहन अध्ययन करके नाड़ी विज्ञान में महारत हासिल की। वैदिक विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान वैद्य श्री सत्य प्रकाश ने प्रतिदिन योगाभ्यास द्वारा ध्यान के चरम बिंदु का अनुभव किया है। वे नाड़ी परीक्षण से न सिर्फ शरीर में छिपे रोग का पता लगा लेते हैं, बल्कि उस रोग का कारण भी जान लेते हैं। गौ माता, जन्म देने वाली माता और भारत माता की सेवा को परम धर्म मानने वाले वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य जी कायाकल्प के संस्थापक हैं, जहां प्राचीन चिकित्सा के सिद्धांतों और जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। इन औषधियों को पावन मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। वैद्य जी के मार्गदर्शन में प्राचीन चिकित्सा द्वारा कायाकल्प का एक ही लक्ष्य है, रोग मुक्ति और सर्वांग उन्नति। वैद्य जी, केवल टीवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है वो उससे पूरी दुनिया हिली हुई है वैद्य जी, और सबको लगता है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता। कैंसर की बात हम कर रहे हैं। कैंसर और कर्क रोग क्या है और आयुर्वेद में ये कैसे डिफाइन किया जाता है इसे, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जिस चीज़ से आज पूरी दुनिया भयभीत है, उसका सबसे बड़ा कारण वो दुनिया ही स्वयं इसका कारण है। क्योंकि आज आयुर्वेद में इसका नाम कर्कट के नाम से आता है, कर्कटा अर्बुद। पित्त की अधिकता के कारण शरीर में अगर कहीं फोड़ा हो जाता है और जो ठीक नहीं होता, उसका नाम है कर्कटा अर्बुद। लेकिन आयुर्वेद कहता है पित्त की अधिकता से होता है। पित्त की अधिकता पीलिया में भी होती है, पित्त की अधिकता मुंह पर छाले आते हैं तब भी होती है, पित्त की अधिकता आपके बार बार मुंह का आना, पैरों में जलन होना, बालों का झड़ना, सब पित्त की अधिकता है। लेकिन आप लोग वहाँ दवाओं लेकर के उस पित्त को दबाते रहते हैं। जब वो पित्त दब जाता है तो कहीं न कहीं शरीर पर प्रभाव डालेगा, तो रुका हुआ पित्त कहीं न कहीं जाकर किसी अंग विशेष पर जाकर के जब गांठ को पैदा कर देता है, फोड़ा बना देता है, उसका नाम है कर्कटा अर्बुद। ये अगर ब्रेन में हो जाता है तो आप कहते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपके लंग्स में हो गया तो लंग्स ट्यूमर हो गया, अगर ये आपके ब्रेस्ट में हो जाता तो ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है, हड्डियों में हो गई गर्मी तो हड्डियों का कैंसर हो गया, और अगर यूट्रस में हो गया तो यूट्रस का कैंसर हो गया। कोई नई चीज़ नहीं है। गर्मी की अधिकता स्थान विशेष पर चली जाए, उसका नाम है कर्कट, और बड़ा साधारण सा इसका इलाज है। हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कैंसर की वजह, सबसे बड़ी वजह है हमारे शरीर की गर्मी। एक और बात मुझे लगता है जो सारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि कैंसर का जब चेकअप होता है मेडिकल में, तो इतने सारे चेकअप होते हैं पूरा, तब पता चलता है। नाड़ी परीक्षण में क्या सिर्फ नाड़ी देख के समझ आ सकता है कि कैंसर है? आप सभी जान सकते हैं, किसी भी कैंसर रोगी की जो जिह्वा है उस पर लीलिमा आ जाती है, नीले रंग की हो जाती है। अत्यधिक गर्मी होती है, उससे पहले का उसको इतिहास मिलता है कि खूब उसको जलन मिलेगी, और उसकी नसें जो हैं सारे शरीर में वो दर्द बताएगा, बुखार सा महसूस होगा, और उसको एक अलग प्रकार की बेचैनी सी बनती रहती है। ये सभी आप भी जान सकते हैं नाड़ी परीक्षण के द्वारा। जैसे कि हम बताते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, आप देख लीजिए, अपनी जीभ को निकाल करके शीशे में देखिए, अगर आपकी जीभ सफ़ेद रंग की है, समझो आपकी कफज प्रकृति है। वैसे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कैंसर होता क्यों है, और एक आम आदमी कैसे शुरुआत में ही समझ सकता है कि उसे कैंसर हो रहा है? देखिए, कैंसर के लिए प्रत्येक व्यक्ति अगर बचना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे चाय बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि चाय जो है ये लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण और कषाय रस की होती है। ये सब वायु के गुण हैं,
और वायु को शास्त्रों में कहा गया है आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर सहवातेन सिद्ध्यते, कि शरीर में जितना फैलना है सिकुड़ना है यह सभी क्रियाएं वायु के द्वारा संपादित होती हैं। और इस वायु को आपने विकृत कर लिया चाय के पीने से। दूसरा, जब रात भर आप जगते हैं तो एक दिन अगर जग जाते हैं तो चेहरे पर आंखें लाल हो जाती हैं, जलन पैदा हो जाती है। आप अगर समय पर सो जाते हैं तो आपकी पित्त नहीं बढ़ेगी और वायु विकृत नहीं होगी चाय के न पीने से। तो आपने पहले चाय पी करके अपनी उसको विकृत कर लिया। इसलिए सबसे पहले आपको चाय बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो चाय पी करके चलेगा तो उसके शरीर की इंद्रियां जो हैं, नसें जो हैं शुरू हो जाती, सूख जाती हैं। इसलिए प्रत्येक महिलाओं को आज नर्ववेरिकोज की समस्या हो गई, प्रत्येक महिला के बाल झड़ने लगे, प्रत्येक महिलाओं को सिर में दर्द हो रहा है और तकरीबन हर तीसरी महिला को कैंसर भी हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय पीती हैं, सबसे ज़्यादा सोचती हैं और खाने के नाम पर इनके पास कुछ है नहीं। इसलिए इनकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण, अगर आप भरपेट खा लेंगे, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो कैंसर हो ही नहीं सकता। वैद्य जी, एक और बात है कि अगर हम कैंसर पे लौटें कि आयुर्वेद लोग कहते हैं कि धीरे धीरे इलाज करता है और कैंसर कहते हैं बहुत तेज़ी से जान लेता है, तो आयुर्वेदा और कैंसर का कैसे मेल होगा? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, ये या तो आयुर्वेद के वैद्य जानते नहीं या वे औषधि देते नहीं। जब पानी पीते ही आपको पता चल जाता है कि बड़ा अच्छा लगा, पेट भर जाता है, रोटी खाते ही आपका पेट भर जाता है, ताकत आती है, तो फिर आयुर्वेद कहाँ से आया है? आयुर्वेद तो इससे उत्तम औषधि है जिसका लेते ही पता चल जाता है। जिस रसायन का निर्माण हमने किया है, जिस रसायन को महाभारत में भीम ने प्रयोग किया, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया, जिस रसायन का प्रयोग करके च्यवन ऋषि बूढ़े थे जवान हो गए, उसी रसायन का निर्माण हमने किया है। और इस रसायन के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, अगर किसी व्यक्ति की प्राणवायु कंठ तक आ चुकी हो, गले तक आ चुकी हो, मात्र प्राण निकलना शेष हो, ऐसे व्यक्ति के मुख में भी अगर आप रसायन को वायु के द्वारा जिह्वा तक पहुंचा देते हैं और जिह्वा का रस उस प्राण के साथ उसको हृदय तक पहुंचा देता है, तो वह व्यक्ति जिंदा हो जाता है। इसलिए कहा गया जरा आरोग्य मृत्यु नाशाय नश्यते है, वो रसोमत है कि उसको रसायन कहा गया जो शरीर में बुढ़ापे को नहीं आने देता, अकाल मृत्यु को नहीं आने देता। तो हम कैंसर का इलाज अपने रसायन से करते हैं, चाहे ब्रेन कैंसर हो, चाहे आपका ब्लड कैंसर हो, चाहे आपका बोन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, या अन्य किसी स्थान पर लंग्स जैसी या लीवर में कैंसर हो, तो उनको हम ठीक करते हैं। तो वैद्य जी, हमारे एक दर्शक हैं विक्रम जी, वो बहुत जिज्ञासु हैं आपसे नाड़ी परीक्षण करवाने के लिए, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम उन्हें आमंत्रित कर लें। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो खुला दरबार है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अपनी नाड़ी के बारे में पूछ सकता है। वैद्य जी प्रणाम। प्रणाम, बैठिए। नमस्कार वैद्य जी। नमस्ते, दिखाइए। वैद्य जी, जैसे आजकल मार्केट में काफ़ी बीमारियां फैली हुई है, स्वाइन फ्लू है, कैंसर है, एड्स है, अपनी जीभ दिखाइए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी नाड़ी बड़ी टाइट चली हुई है। जब शरीर में नाड़ी जो है बड़ी टाइट होती है, इसका मतलब आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता। जब अच्छे से पेट साफ़ नहीं होगा तो आपके अंदर गर्मी बढ़ेगी जी। इस गर्मी से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे और आंखों के नीचे जो काला काला आ गया ना, ये काले डोरे जो आ गए, ये इसका मतलब आपके शरीर में खाए हुए का खून ना बन करके चर्बी बननी शुरू हो गई। अब आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा जी, आपका शरीर थकना शुरू हो जाएगा और काले डोरे बढ़ते चले जाएंगे। फिर जब आप इनका इलाज कराएंगे फिर आपको एसिडिटी का आभास होगा। यही एसिडिटी आगे जाकर के आपको संग्रहणी का रोग पैदा करेगी। जी वैद्य। आपको आभास नहीं होता, शरीर में थकावट नहीं आती? होती है वैद्य जी, शाम के वक्त सबसे ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि ये गर्मी की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो आप कहते हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो हम कैसे माने? क्योंकि नाड़ी से हम यही जानते हैं कि जिस चीज़ को आप नहीं पहचान पाए, कई बार अपने कार्य की व्यवस्था के कारण आप समझते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन जब शाम को आपको नींद जो है आपको बेबस कर देती है और सोने के पश्चात भी आप स्वस्थ नहीं उठते हैं या सुबह टॉयलेट जा कर के आपको स्वस्थता नहीं आती है, इसका मतलब आपका पेट साफ नहीं हुआ। या मुंह से आपको बदबू आती है, दांतों से खून आता है, तो इसका मतलब आपका पेट साफ नहीं हुआ। जी वैद्य। और अगर ऐसा होता है तो हमें अपने पेट को साफ करना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे वैद्य जी? कि मुझे प्रॉपर डाइट करना पड़ेगा या फिर उसके लिए कोई दवाई है मार्केट में जो मैं ले सकता हूँ जिसकी वजह से स्वस्थ रह सकूँ मैं? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप
5 किलो गेहूं के अंदर 1 किलो जौ और चना मिला करके मोटे आटे की रोटी बनाइए, सुबह सुबह 8 बजे से पहले उस भोजन को कर लीजिए जी भाई। और फिर रात को भोजन कीजिए। दिन भर आप जब खूब पानी पिएंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ होता रहेगा। फिर भी अगर कब्ज़ का रोग आपको भयंकर हो रहा है तो 10 ml कास्टर ऑयल को दूध में डाल करके प्रयोग कर लीजिए, उससे आपका पेट साफ होता रहेगा। या एसिड बनता है तो आप जो है अपना आविपत्ति कर चूर्ण रात को 1 चम्मच गर्म दूध में प्रयोग करके उससे पेट साफ कर लीजिए। सप्ताह में 1 बार अपने पेट को साफ कर लीजिए। भोजन के बीच में पानी पीते रहिए और अपने भोजन में घी और शक्कर का अवश्य प्रयोग कीजिए। जी वैद्य, आप स्वस्थ रहेंगे। वैद्य जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्या नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैं जैसे जिस तरह का मैं काम करता हूँ तो नींद पूरी होती है नहीं, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि ये डार्क सर्कल्स जो है काफ़ी हो चुके हैं मुझे। क्या ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मुझे एसिडिटी होती है, या अंडर आई सर्कल्स हो रहे हैं, या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? क्या ये भी एक प्रॉब्लम है नींद? बिल्कुल। अगर आपकी इंद्रियां स्वस्थ होती तो आप बैठे बैठे 2 मिनट भी झपकी लेते, तुरंत आपकी नींद पूरी हो जाती। लेकिन अब आप सोने के पश्चात भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है आपके अंग जो हैं कमज़ोर हो चुके हैं। जी। इस अंग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जैसे सब्ज़ी में मिर्च होती है, हम घी डाल देते हैं, तो अगर आप रोटी के साथ घी का प्रयोग करें या चावल का प्रयोग करते हैं, उसमें घी और मीठे का प्रयोग करते हैं, तो आप जितना भी आपको समय मिलेगा उस समय में आपकी नींद अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और आपको जो नींद पूरी न होने से एसिड बनने लगा, वो एसिड भी ठीक हो जाएगा। जैसे वैद्य जी, आपने कहा कि हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट आप पेट अपना साफ़ कीजिए, लेकिन मैं काफ़ी नॉनवेज खाता हूँ वैद्य जी, और चाय भी काफ़ी पीता हूँ, क्या वो भी मुझे कम करना पड़ेगा? देखिए, नॉनवेज तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। मांसात मांस वर्धते, मांस से मांस बढ़ता है और मांस शरीर को गलाता है। जिस मांस को पकाने के लिए बाहर इतनी अग्नि देनी पड़ती है, उस मांस को जब शरीर की अग्नि पचाएगी काफ़ी समय लगेगा, वो आपकी एनर्जी को ख़त्म करेगी। इसलिए मांस के खाने वाले व्यक्ति जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एज बड़ी दिखाई देती है। हम 50 वर्ष के हैं, शाकाहार का प्रयोग करते हैं, खूब घी दूध खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर पर आप अवस्था का अभाव नहीं देखेंगे, क्योंकि मांस से अगर आपका शरीर बड़ा दिखाई देगा, आप एज से बड़े दिखाई देंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए मांस का सेवन उस अवस्था में करना चाहिए जब आपको शाकाहार न मिले। रही बात चाय की, चाय तो आपको छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि चाय जो है वायु को विकृत करती है और चाय से सारे शरीर के रोग बनते हैं। इसलिए सुबह आप दही का प्रयोग कर लीजिए, दोपहर में जो आप नींबू पानी शहद का प्रयोग कीजिए, और रात में जो है दूध का प्रयोग कीजिए। आप देखें ना, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी एसिड नहीं बनेगा, नींद भी आपकी पूरी हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जी वैद्य, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आपका शुक्रिया तभी अच्छा लगेगा जब आप इन नियमों का पालन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। शुक्रिया वैद्य। विक्रम, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें स्वस्थ रहने के सारे मंत्र मिल चुके होंगे और तुम ज़रूर फॉलो करोगे। जी ज़रूर, शुक्रिया वैद्य जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विक्रम ही नहीं, विक्रम जैसे जितने भी यंग लड़के हैं या जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी वैद्य जी के बताए हुए सारे जो मंत्र हैं उसे नोट कर लिए होंगे और उन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। वैद्य जी, आपने विक्रम को एक बात बताई कि सुबह खाना खाना है, रात को खाना खाना है और दिन में पानी पीते रहना है, लेकिन आजकल एक जैसे कि वैसे भी 3 समय तो लोग खाते ही हैं, सुबह दोपहर शाम, बीच बीच में भी खाते हैं। आजकल कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हर 2-2 घंटे पे खाना खाना चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है? और भूख लगे या लोग इतना काम करते हैं कि पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते, तो क्या उपाय है इसका? देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। जब आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आप रोगी बन जाएंगे। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति रोगी है। रही बात दिन भर जो आप नहीं खाएंगे और पानी पिएंगे, पानी के न पीने से, जो आपने सुबह भोजन किया, फिर दोपहर में किया, फिर रात को किया, आप पानी नहीं पीते, इसलिए आज प्रत्येक 5वें व्यक्ति को किडनी का रोग हो रहा है, पथरी बन रही है। जब आप सुबह भरपेट खाएंगे, शाम को भरपेट खाएंगे, दिन में आप नींबू पानी शहद का प्रयोग करेंगे या पानी का प्रयोग करते हैं, तो कभी किडनी खराब नहीं होगी, पथरी नहीं बनेगी, कभी गर्मी नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर जिन लोगों को किडनी में पथरी है, अगर वो बराबर पानी पिए तो उन्हें इस रोग से निजात मिल सकती है? बिल्कुल, नहीं तो आप ऑपरेशन करा करके भी एक के बाद एक पथरियां बनती जा रही हैं। किडनी के 3-3 ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन हम किडनी का इलाज करते हैं, सदा के लिए किडनी निकालते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे यूट्रस की हो, चाहे आपके
ये मूत्राशय की हो, सदा के लिए दूर जितने किया भी जाता है। हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अगर इस बात को सुन रहे हैं तो इतनी छोटी सी बात कि अगर आप सही मात्रा में पानी का प्रयोग करेंगे जिसकी ज़रूरत आपके शरीर को है, तो आप किडनी जैसे निकलवाना पड़ सकता है उससे भी बच सकते हैं और आपका किडनी भी स्वस्थ हो सकता है। वैद्य जी, हम कैंसर के बारे में बात कर रहे थे, इतनी सारी बातें हमने जानी समझी। लाइफस्टाइल जो हम फॉलो करते हैं उसका कैंसर पे बहुत बड़ा असर है। कैंसर अलग अलग स्टेज में होता है, तो आयुर्वेद क्या उसे अलग अलग स्टेज में ठीक करता है या फिर एक ही तीर से सारे निशाने भेद देता है? देखिए, मॉडर्न साइंस तो ये कहते हैं आयुर्वेद लास्ट स्टेज पर पता चलता है, वो स्टेज ही नहीं बता पाती। अंतिम समय पर जब बढ़ जाता है 4th स्टेज पर वो कहते हैं, लेकिन हम तो फर्स्ट स्टेज में ही बता देते हैं। नाड़ी के द्वारा तो हम पहले ही जान लेते हैं कि इस व्यक्ति को क्या होने वाला है, लेकिन होगा नहीं, इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ये बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं, हम बनने ही नहीं देते, इन्हें समस्या खत्म हो जाती है। बन भी जो चुका है उसको भी सहज भाव से ठीक किया जा सकता है अगर आपकी दिनचर्या ठीक हो। और वैद्य जी, एक और बात की स्पेशली जब कैंसर होता है तो इतने परहेज बता दिए जाते हैं कि मतलब इंसान बस नाम के लिए जीता है, तो क्या आयुर्वेद में भी इतने ही परहेज हैं अगर किसी को कैंसर हो तो? आयुर्वेद में परहेज हैं, दवा से परहेज बेहतर है। पथ्य सेवन किम भी सज्जम, अपथ्य सेवन किम भी सज्जम। अगर आप परहेज से नहीं रहते तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप बदपरहेजी करते हैं तो औषधि काम नहीं करेगी। लेकिन परहेज क्या है? परहेज है आपका सिल्वर के बर्तनों का प्रयोग ना करें, क्योंकि सिल्वर के बर्तन में या एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो आप भोजन पकाते हैं ये आपके कैंसर का कारण है। जो आप तड़का लगाते हैं प्याज का, वो आपके कैंसर का कारण है, क्योंकि प्याज को कच्चा खाने से प्याज कैंसर को दूर करता है, लेकिन प्याज को पकाकर खाते कैंसर बनाता है। ये जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, शायद ही कोई घर होगा जिसमें प्याज का तड़का नहीं लगता होगा, तो अभी आपने जो सुना इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए। प्याज को कच्चा खाइए, तड़का मत लगाइए। वैद्य जी, हम तड़के की बात कर रहे थे, हमारा तो ऐसा कोई घर होगा ही नहीं जहाँ तड़का ना लगता हो। लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर, इनके तेज पत्ता, इनके बिना तो तड़का होता ही नहीं है। देखिए, विवाह का भोजन आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन आप उस भोजन को नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें तड़का होता है। ज़बरदस्त जो तड़का लगाया जाता है उसके कारण आप उस भोजन को दूसरे दिन कर नहीं पाते, जलने लग जाता है, अंदर अग्नि बन जाती है। घर में आप कम तड़का लगाते हैं, वहाँ ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि ये सब विपरीत आहार है आपका। आपको चाहिए कि पानी में आप जो नमक मसाले डालने सभी डालिए, जो आप प्याज डालना चाहते हैं, लहसुन डालना, सभी चार के सब्जी बना लीजिए। सब्जी जब आपकी तैयार हो जाए, कटोरी के अंदर 1 चम्मच घी डाल दीजिए। उस घी के खाने से न कभी मोटापा आएगा, न कभी एसिड बनेगा, और इतना अच्छा लगेगा आपको कि आपको जल्दी से हजम हो जाएगा, दूसरे समय के लिए आप तैयार हो जाएंगे। पर वैद्य जी, जीभ का जो सवाल है, बिना तड़के के खाने में स्वाद ही नहीं आता, तो अगर तड़का लगाना ही हो तो क्या तरीका है? तड़के का विधान ही नहीं है, घी का विधान है। आप सब्जी तैयार करके अपनी कटोरी में घी डाल करके खाइए। बहुत से लोग कहते हैं जी मोटापे के डर से मैं तो तेल खाता। तेल तेजम हरती, तेल तो तेज को हरता है। और भारत सरकार ने DRDO एक वो है सरकारी संस्था, उसने कुछ चूहों पर इलाज किया, जिसको कुछ को तेल खिलाया और कुछ चूहों को उन्होंने घी खिलाया। जिनको तेल खिलाया था उन सब में कैंसर मिला, और जिसको घी खिलाया था वो सभी स्वस्थ थे। उसके बावजूद भी न जाने क्यों सभी व्यक्ति तेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तेल तेजम हरती, तेल तेज को हरता है, तेल कैंसर बनाता है, तेल रोगों को पैदा करता है। तेल तो सिर्फ मसाज के लिए है, मालिश के लिए, खाने के लिए घी है, और वो भी ता करके या नूनी घी आप रोटी पर रख करके, सब्जी में रख करके खाइए। कभी आप मोटे नहीं होंगे, कभी कैंसर नहीं बनेगा, और स्वस्थ हो जाएंगे। वैद्य जी, शायद लोगों में ये नॉलेज इसलिए कम है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पढ़ने को नहीं मिलती ये चीज़ें, जैसा आपने बताया स्कूल कॉलेजेस में नहीं है। और इस बात से मुझे एक और बात याद आई कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगी थी तो चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा का बहुत सारा हिस्सा, जो ग्रंथ थे, वो सब जल गए। तो क्या कैंसर की पढ़ाई पे भी कुछ असर पड़ा? उसके भी आयुर्वेदा के जो ग्रंथ थे उन पे भी कुछ असर पड़ा? एक्चुअली नालंदा में जो इतिहास जलाया गया वो एक सोची समझी चाल थी कि हमारा संपूर्ण साहित्य नालंदा के अंदर था, तो उसको आग लगा करके उस साहित्य को नष्ट कर दिया गया। नष्ट करके उन्होंने अपनी जो कुछ किताबें लिखी उसमें परिवर्तित कर दिया गया। जिस समय ये चीज़ें दिखाई गई कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, उस तरह की व्यवस्था दिखा दी गई। फिर कुछ ग्रंथ जो हमें मिले उनके ट्रांसलेटर जो थे उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, संस्कृत उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, इसलिए हम उस बात को नहीं जान पाए। उससे कैंसर ही नहीं,
उस वजह से नालंदा के इतिहास के जलने की वजह से ही पूरा भारत जो आज पहले जगत शिरोमणि होता था, जो सबसे गुरु माना जाता था, आज सबसे पीछे रह गया, क्योंकि हमारा सारा साहित्य नष्ट हो गया। और फिर जिस साहित्य पर कब्जा हुआ, जो किताबें मिली, वो सब परिवर्तित थी। उन्होंने निर्माण किया, बदल दिया गया, और उसमें बदल करके जो लिखा, मांस खाने की जो व्यवस्था दिखाएगी, देवों को जो उन्होंने सुरा पिलाई, ये सब उन्होंने बदला हुआ कर दिया। मांस का मतलब था उड़द। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है मांस का सेवन करना चाहिए, मतलब उड़द की दाल का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बता दिया भी मांस खाना चाहिए, हमने मांस खाना शुरू कर दिया। नहीं तो भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो थे, आर्य जो जाति थी, जो मनुष्य जाति थी, दूसरी राक्षस जाति थी। राक्षस मांस खाते थे, दूसरे शाकाहारी होते थे। तो आप बताइए, राक्षस बनना चाहते हैं या शाकाहारी बनना चाहते हैं? लेकिन सबको राक्षस बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मांस का सेवन करना चाहिए, लिखा हुआ है। तो ये साहित्य में पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का बड़ा ये समझो विनाश हो गया, जिसके कारण आज पूरा विश्व ही रोगग्रस्त है। हम तो बहुत कम मोटे हैं, अमेरिका में हमसे 10-10 गुने मोटे हैं। हर देश के अंदर वहाँ आज जवानी के अंदर जो है प्रमेह रोग भी है, उनको ऑपरेशन भी हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रोगी, हमारे यहाँ तो हृदय के इतने रोगी नहीं है जितने विदेशों में होते हैं। उनका भी नुकसान है और हमें भी, हम तो नुकसान हो ही रहा, क्योंकि हम तो स्वस्थ थे। स्वस्थ व्यक्ति जब रोगी होता है ज़्यादा नुकसान महसूस करता है। तो भारत को ज़्यादा नुकसान हुआ। उसी नुकसान को पूर्ति करने के लिए आज हम कहते हैं कि आप चरक को पढ़िए, अष्टांग हृदय को पढ़िए, हरित संहिता, भील संहिता, जातुकर्ण संहिता, पाराशर संहिताओं का अध्ययन कीजिए। उनका अध्ययन करके उनमें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, और उससे आप ठीक रह सकते हैं। वैद्य जी, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम पढ़ने से चूक भी गए तो आपकी मदद से उन सारी चीज़ों को, उन सारे ज्ञान को वापस पा लेंगे और ज़िंदगी को एक नए सिरे से जी पाएंगे। कैंसर की बात हम कर रहे थे, आपके पास कैंसर का क्या उपाय है? हमारे पास कैंसर का बहुत ही अच्छा इलाज है। मैंने बताया कि हमने जिस रसायन का निर्माण किया है, जिस एक अद्भुत रसायन का निर्माण किया है, वो शरीर में प्रत्येक रोग को मजबूत करता हुआ आपके प्रत्येक रोग को ठीक करता है। वह किसी रोग विशेष के लिए नहीं, वह आपके अंगों को ताकत देता है। रसायन का मतलब किसी भी अवस्था का, किसी भी रोग का, अगर रोगी उसको प्रयोग करता है वह स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ व्यक्ति अगर उसका प्रयोग करता है तो भविष्य में रोग नहीं होता। आज हम बहुत कुछ जो है ना, रोग से दुखे हुए नहीं हैं, हम डर करके परेशान हो जाते हैं। अगर मान लो आपके गले में दर्द हो गया, 2 दिन दर्द से आराम नहीं मिलता, तो आपके मन में शंका आ जाती है कहीं गले का कैंसर तो नहीं हो गया। ब्रेस्ट में दर्द हो गया तो मन में शंका हो जाती है कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होगा। डर से हमें रोग पैदा हो रहा। इसलिए इस रसायन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो जो डर से आपको रोग बनने जा रहा था, अन आगतवती चिंताम ब्रह्माम अपि न कुर्यात, बगैर आई हुई चिंता ब्रह्मा को भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप लोग साधारण व्यक्ति हैं और आप लोग चिंता करेंगे तो रोगी हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को भयमुक्त करने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए हमने इस रसायन का निर्माण किया, जिस रसायन को निर्माण करने में कम से कम 65 दिन लगते हैं, जिसको रगड़ा जाता है भावों के साथ। भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित इस दिव्य रसायन का जो हमने प्रयोग किया है, क्योंकि इस रसायन का निर्माण करते हुए एक वैद्य का भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिन दुख भाग भवेत्, कि किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए। इस भाव से जब हमने उसका निर्माण किया है और निर्माण करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित किया है, ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिम देहि देहि रुद्र वचनेन स्वाहा, कि रुद्र वचन शिव भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करते हैं, और परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस औषधि का निर्माण मैं कर रहा हूँ, यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, उसके लिए अमृत की वर्षा करे। तो इसलिए हमारा यह रसायन जो है आपके प्रत्येक रोग के लिए, चाहे वो कैंसर है, चाहे एड्स है, चाहे ऐसा कोई भी रोग, जिस रोग से परेशान होकर आप इतना सुंदर शरीर, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, इस स्वर्ग को प्राप्त करने के पश्चात भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है। उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारे आयुर्वेद के इस रसायन का प्रयोग करके देखिए, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, और इसी शरीर को आप स्वर्ग समझ के, क्योंकि सुख संजकम आरोग्यम, अगर आपका स्वस्थ शरीर है सुख देता है, और सुख का नाम स्वर्ग है। मैं आपको स्वर्ग में रखने की कामना करता हूँ, 100 वर्ष तक स्वर्ग में रहने की कामना और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस रसायन का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही स्वर्ग का आनंद प्राप्त करेंगे।
वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए, स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए, सेहतमंद होने का रास्ता दिखाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि कैंसर का जो भय है उसे कुछ हद तक लोगों के मन से निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैद्य जी, जाने से पहले अगर आप दर्शकों को कोई मंत्र या संदेश देना चाहेंगे तो? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे जिसको कैंसर है वो, और जिसको कोई भी बीमारी है वो, या जो स्वस्थ रहना चाहता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को चाहिए कि सुबह सुबह दही का प्रयोग करें। कैंसर का विशेष रोगी अगर गाय के दूध 1 कप में आधा कप गौमूत्र डाल करके प्रयोग करता है तो उसका कैंसर दूर हो जाता है। या बड़ के दूध में 20 पत्ते बड़ के लेकर के उसमें 1 किलो पानी डाल करके उबालते हुए आधा किलो रह जाता है, उस आधा किलो का रोज़ाना प्रयोग करता है, उससे भी कैंसर दूर हो जाता है। या सहंजने के पत्तों का सरस निकाल करके अगर आप प्रयोग करते हैं वो भी कैंसर को दूर करता है। नहीं तो चिरायता और कुटकी बराबर मात्रा में मिला करके अगर आप प्रयोग करते हैं उससे भी कैंसर ठीक हो जाता है। और अगर इससे कैंसर बच जाए तो हमारे रसायन का अवश्य प्रयोग कर लेना। रसायन तो उसको बिल्कुल धराशायी कर देगा और कैंसर से आपको मुक्त कर देगा। आप इसको घर बैठे मंगा सकते हैं, कोरियर से भी मंगा सकते हैं, या स्वयं रोहतक में आकर के भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड के बाद आपके मन में कैंसर का भय कुछ तो कम हुआ होगा। आपके मन में ये यकीन ज़रूर आया होगा कि इतनी बड़ी बीमारी का भी इलाज है और वो भी इतना आसान। तो आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही हमारी कोशिश है। और इसी कोशिश को बरकरार रखने के लिए हम वैद्य जी से मिलेंगे अगले एपिसोड में। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है नाड़ी परीक्षण को लेकर, या किसी भी तरह की बीमारी, किसी समस्या का आपका कोई सवाल है, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्या, 1051 हुड्डा, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। हमारा नंबर है 078760404747। हमारी ईमेल आईडी है info@nadivaidyakalp.com, @jamid2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.nadivaidyakalp.com। वैद्य जी, इतने सेहतमंद मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों ने लिख लिया होगा और यही कोशिश रहेगी कि लोग कैंसर मुक्त हो सकें। शुक्रिया आपका। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, कैंसर जिंदगी के लिए घातक है, पर क्या आप जानते हैं कि उससे भी घातक बात क्या है? कि कुछ लोग इसे जिंदगी का अंत समझ बैठे हैं क्योंकि उनके अंदर कैंसर की इतनी दहशत है। पर हमने भी छेड़ी कैंसर के खिलाफ एक मुहिम, ताकि आप कैंसर से ना सिर्फ निजात पा सकें, इसकी दहशत से बाहर आ सकें, बल्कि आप जी सकें एक स्वस्थ जीवन। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।